आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब 61 किस्त मुलाहिदा फरमाएं। पानी का ड्रम आंगन में रखा हुआ था। रत्ना शावरी को एक बार फिर बाहर ले आई, उसका मुंह हाथ धुलाया, अंदर ले जाकर उसके कपड़े तब्दील किए और फिर खुद तैयार होने लगी। रत्ना को देखकर मेरे होंठों पर खफीफ मुस्कुराहट आ गई। शौक फूलदार कपड़े की शलवार कमीज और रंग बिरंगी चुंदरी। उसने चुंदरी इस तरह ओढ़ ली कि चेहरा छुप गया। बुखार हो रहा है तुम्हें, पैदल चल लोगी? रत्ना ने शिशावरी से पूछा। यशवंत काका मुझे साइकिल पर बिठा कर ले जाता है, वो भी आता ही होगा, शिशावरी ने जवाब दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद यशवंत और उसके साथ दो आदमियों को आते देखकर मैं कमरे में चला गया। वो दोनों भी माली थे, दोनों घास काटने वाली मशीनें खींचते हुए ला रहे थे। वो दोनों अपना सामान कंपाउंड में ही रखकर वापस चले गए। मैं भी कमरे से बाहर आ गया। यशवंत को मालूम था कि शिशावरी को डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए वो भी फौरन ही कमरे से अपनी साइकिल खींचने लगा। रत्ना उनके साथ साथ चल रही थी। मैं क्वार्टर के इर्द गिर्द घूम फिर का जायजा लेने लगा। क्वार्टर की पिछली तरफ भी खुली जगह थी, उस तरफ गार्डिनिया की बाड़ नहीं थी, अलबत्ता झाड़ियां वगैरह से हद बंदी कर दी गई थी। एक तरफ सूखी हुई लकड़ियों का ढेर भी लगा हुआ था। उससे तकरीबन 50 गज आगे पार का जंगला था, जिसके दूसरी तरफ 20-25 फुट चौड़ी सड़क थी और उससे आगे रहायशी बंगले थे। झाड़ियों की बाड़ के करीब एक कोने में कच्ची ईंटों की दीवारें खड़ी करके टॉयलेट भी बना हुआ था, जिसके दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं घूम फिर कर दोबारा कंपाउंड में आ गया और कुर्सी पर बैठकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। मकराना में तो खूब हंगामा मचा हुआ होगा। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम इतने रोज मकराना में कहाँ रोपोच रहे थे और किस तरह वहां से फरार हुए थे। एसीपी सुतेश मेहता के बारे में अगर इसे ये पता चल गया होगा कि वो रोशन बाबू के बंगले में हमारी मौजूदगी से आगाह था, तो उसकी शामत ही आ गई होगी। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम जयपुर की तरफ से फरार हुए हैं, वो भी जयपुर पहुंच चुकी होगी। और अब तक तो रोशन बाबू की उस कार का भी पता चल गया होगा जो हमने लारी अड्डे के पास लावारिस छोड़ी थी। कार से बरामद होने वाली राइफल ने पुलिस को सारी कहानी समझा दी होगी। जयपुर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी और ये तलाश किस पैमाने पर और किस अंदाज में हो रही होगी, इसका अभी तक मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। रत्ना और शिशावरी की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। उस वक्त अंधेरा फैल रहा था। शिशावरी को बिस्तर पर बिठाकर रत्ना ने दोनों कमरों में कैरोसिन लैंप जला दिए और दूसरे कमरे में चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगी। वो मिल्क का डिब्बा भी साथ ले आई थी। मैं शिशावरी के पास बैठकर पूछने लगा। डॉक्टर ने दवाएं लिखकर दी थी जो रत्ना ले आई थी। दवाओं के इस्तेमाल के साथ उसे 2-4 दिन परहेज के लिए भी कहा गया था। रत्ना चाय बनाकर ले आई। यशवंत काका भी हमारे पास ही बैठा हुआ था। शिशावरी की देखभाल के लिए वो हमें बहुत दुआएं दे रहा था। अच्छा यशवंत काका, तुम ऐसा करो, मैंने जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शिशावरी और शीला से पूछकर कुछ सामान ले आओ, बल्कि ऐसा करो कि तुम शीला को भी साथ ले जाओ, जिस चीज की जरूरत होगी ये देख कर ले लेगी। चाय पीने के बाद वो दोनों चले गए। यशवंत ने अपनी साइकिल भी ले ली। मैं शिशावरी के पास बैठा बातें करता रहा। उसने यशवंत को समझा दिया था कि हमारे बारे में ज्यादा चर्चा न किया जाए। अगर कोई पूछे तो यही कहा जाए कि हम शिशावरी के रिश्तेदार हैं और आगरा से आए हैं। रत्ना और यशवंत तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आए। साइकिल के कैरियर पर सामान लदा हुआ था। 1-2 थैले रत्ना ने भी उठा रखे थे। वो जरूरत की हर चीज ले आई थी। ये राशन हम चारों के लिए 1 महीने के लिए काफी था। राशन के अलावा रत्ना अंग्रेजी के एक इवनिंग पेपर भी ले आई थी। तवक्को के ऐन मुताबिक अखबार की हेडलाइन हमारे ही बारे में थी। मुकराना में रोशन बाबू के रागशुदा बंगले के साथ उस कार की तस्वीर भी छपी थी जो हमने जयपुर के एक बाजार में छोड़ी थी, और कार से बरामद होने वाली राइफल की तस्वीर भी मौजूद थी। अखबार ने बड़ी तफसील से मुकराना के वाकयात के बारे में लिखा था। बुक्स में खबर यह भी थी कि मुकराना के एक पुलिस ऑफिसर सतेश मेहता दहशत गर्दों से मिला हुआ है और वो भी दहशत गर्दों के साथ रोपोश हो चुका है। अखबार ने इस यकीन का इजहार भी किया था कि दहशत गर्द जयपुर में मौजूद है और पुलिस और ब्लैक कैट्स बड़ी सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रहे हैं। अखबार में बहुत सी खबरें हमारे हवाले से थी। पुलिस की तरफ से लोगों को खबरदार किया गया था कि वो किसी अजनबी को पनाह ना दे। कोई मशकूक आदमी उनकी नजरों में आए तो फौरन पुलिस को इतला दी जाए। ये भी अच्छा ही हुआ था कि हमने शिशावरी को कन्याकुमारी, रोशन बाबू के बंगले में आतिशज़दगी और सतेश मेहता के बारे में बता दिया था, और अखबार की खबर से उसने भी यकीन कर लिया था कि सतेश मेहता वाकई गैंग से मिला हुआ था और पकड़े जाने के खौफ से रोबोश हो गया था। अगर हमने शिशावरी को यह सब कुछ ना बताया होता तो अखबार में यह खबर पढ़कर वो यकीनन हम पर शुबा करती। 4-5 रोज गुजर गए। मैंने शेव बनाना शुरू कर दिया था। रत्ना आजादी से घूम फिर रही थी। वो चुनरी को घूंघट की तरह ओढ़ लेती जिससे उसका चेहरा छुप जाता। हिंदू औरतों का इस तरह घूंघट निकालना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। जरूरत की चीजें लेने के लिए रत्ना दिन में 1-2 मरतबा पार के दूसरी तरफ वाक़े बाजार के चक्कर लगा लेती थी। इस तरह हालात की भी खबर रहती थी। सही इलाज और सही दवा से शिशावरी भी बहुत तेजी से सेहतमंद होती जा रही थी। 2-3 दिन बाद उसने उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते बाद तो वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आने लगी। एक रोज वो अपने दफ्तर भी चली गई और रत्ना को भी साथ ले गई। उनकी वापसी दोपहर के लगभग हुई। महकमा सियाहत को भी अलर्ट कर दिया गया था कि वो अजनबियों पर निगाह रखे और महकमा सियाहत के होटलों और गेस्ट हाउसेस को भी वार्निंग दे दी गई थी कि वो इन जगहों पर क्याम करने वाले मशकूक लोगों के बारे में पुलिस को इतला देते रहे।
2-3 दिन और गुजर गए, फिर मैंने शिशावरी से असल काम लेने का फैसला कर लिया। हमारा जयपुर आने का मकसद बेला से वो सूटकेस हासिल करना था जिसमें लाखों की दौलत थी। शिशावरी को बेला के बारे में मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे ये तो बावर करा दिया गया था कि कन्याकुमारी के कत्ल में सबसे अहम हिस्सा बेला का है, इसलिए हम सब पहले बेला ही से निमटना चाहते हैं। शिशावरी बड़ी खुश असलूबी से काम कर रही थी। उसने 2-4 दिन बाद ही बेला का सुराग लगा लिया और उसने ये इंकिशाफ भी किया कि बेला रा की अफीसर है। इसका मतलब है कि उस गैंग की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। मैंने कहा, बहरहाल हमने किसी को छोड़ना नहीं है। मजीद 2 दिन बाद शिशावरी ने बेला के बारे में और भी बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। वो संसार चंद रोड पर वाक़ एक बंगले में रह रही थी। उसके साथ सिर्फ एक मुलाजमा थी और फिर उसके अगले रोज हमने फैसला कुन कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैं और रत्ना 10 बजे के करीब शिशावरी के क्वार्टर से निकले और एक ऑटो रिक्शा ने हमें 20 मिनट में संसार चंद रोड पर पहुंचा दिया। वो बंगला तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। काल बैल के जवाब में दरवाजा अधेड़ उम्र मुलाजमा ने खोला। मैडम को बताओ माउंट आबू से मेहमान आए हैं। लेकिन 1 मिनट, मैंने कहा, मैडम के पास कोई मेहमान तो नहीं आए हुए? जी नहीं, वो अकेली बैठी हैं। मुलाजमा ने कहा, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। मैंने कहा, हम मुलाजमा के साथ ही अंदर आ गए। बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही बहुत शानदार कॉमन रूम था। मुलाजमा ने दाईं तरफ इशारा कर दिया, बेला देवी उस कमरे में है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। मैंने मुलाजमा को वहीं रोक दिया। तुम हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। मुलाजमा वहीं खड़ी रह गई। मैं और रत्ना रायदारी में चलते हुए उस कमरे में आ गए। बेला बेड पर नीम दराज होकर कोई किताब पढ़ रही थी। हेलो बेला, मैंने कहा। बेला ने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ी। तो तुम आराम से बैठी रहो। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। हम दोस्त बनकर आए हैं। बेला अपनी जगह पर बेहरकत होकर रह गई। वो फटी फटी सी नजरों से हमारी तरफ देखती रही। बेला के बारे में तो आप भी बहुत कुछ जान चुके होंगे। वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक औरत थी। वो कई मरतबा संगीन तरीन सूरत से दो-चार हुई थी। मौत को सामने देख कर भी उसने अपने हवास बहाल रखे थे और आखिरी लम्हात में उसने कोई फैसला करने में भी कभी कोई गलती नहीं की थी। इस वक्त भी अपने बंगले में मुझे अपने सामने देखकर वो कुछ देर को हवास बाख्ता तो जरूर हुई, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। वो चांदले में फटी फटी सी नजरों से हमारी तरफ देखती रही। फिर उसके चेहरे के तासरात बदल गए। तनाव बतदरीज कम होता चला गया। आंखों में भर आने वाली वहशत भी कम हो गई। वो बेड की पूंछ से टेक लगाए टांगे दराज किए बैठी रही। उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब तकिए के करीब ऊंधी करके रख दी और टांगे समेटते हुए साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने गुर्राते हुए उसे रोक दिया। नहीं बेला, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकोगी। सिगरेट। बेला के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह सिगरेट का पैकेट उठाना चाहती थी और तुम देख रहे हो कि टेबल पर कोई पिस्तौल वगैरह नहीं है। साइड टेबल पर कुछ और चीजों के अलावा स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट पैकेट भी रखा हुआ था। पिस्तौल या इस किस्म की कोई चीज नहीं थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैंने उसे सिगरेट का पैकेट उठाने की इजाजत दे दी। बेला ने पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला और माचिस या लाइटर के लिए मेज पर इधर उधर देखने लगी। लाइटर कहाँ गया? वो बुड़बुड़ाते हुए टेबल पर रखी हुई चीजों पर हाथ मारने लगी। यहीं तो रखा था मैंने। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो जानती थी कि इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद में है, मगर उसका इत्मीनान और सुकून काबिले तारीफ था। वो कुछ देर तक मेज पर हाथ मारती रही, फिर किसी कदर उचक कर ऊपर को हो गई और तकिए के नीचे हाथ मारने लगी। तकिए का कोना जैसे ही ऊपर उठा, पिस्तौल के दस्ते की तरफ देखकर मैं उछल पड़ा। दूसरे इलम में मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी। बेला ने भी बड़ी तेजी से हरकत की। उसने एक तरफ हटते हुए तकिए के नीचे रखे हुए पिस्तौल पर हाथ डाल दिया। ये इत्तेफाक था कि उसका हाथ पिस्तौल की नाल पर पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हरकत कर सकती, मैं उसके ऊपर जा गिरा। धक्का लगने से उसका सर पलंग की पूंछ से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके साथ ही मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से उसकी गर्दन पर जरब लगाई। उसके मुंह से एक और चीख निकल गई। उसने एक हाथ से अपना सर और दूसरे हाथ से गर्दन थाम ली। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया और उछलकर पलंग से नीचे उतर आया। बेला वाला पिस्तौल मैंने रत्ना के हवाले कर दिया। अब अगर ये कोई ऐसी हरकत करे तो गोली मार देना, मैंने कहा और फिर बेला की तरफ देखते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत हौसलामंद और बहुत निडर हो, लेकिन हद से बड़ी हुई खुद एतमादी बाज़ औक़ात इंसान को ले डूबती है। अगर मैं तुम पर छलांग लगाने की बजाय पिस्तौल का ट्रैगर दबा देता तो तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता। और अब तुम देख रही हो कि तुम्हारा पिस्तौल रत्ना के हाथ में है और रत्ना के बारे में तुम जान चुकी हो कि इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है और ये तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करेगी। वैसे भी आजकल इसके सर पर खून सवार है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है नाजी, बेला ने गर्दन सहलाते हुए कहा। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हर जगह बचते रहे हो, लेकिन ये मेरा बंगला है, यहाँ से तुम बचकर नहीं जा सकोगे। अगर कोई गड़बड़ की तो घाटे में ही रहोगी। तुम अपने जराइम की फहरिस्त में इजाफा करते जा रहे हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम जब भी पकड़े जाओगे तुम्हारा वो अशर होगा कि दुनिया याद रखेगी और फिर किसी गैर मुल्की आतंकवादी को भारत माता की धरती पर कदम रखने की जुर्रत नहीं होगी।
ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। मैंने कहा, तुम लोग मुझे दहशतगर्द बनाना चाहते थे। मैंने तो जो कुछ भी अब तक किया है अपने बचाव के लिए किया है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, पहले तो मैं अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे मुल्क की सलामती खतरे में है, मेरे वतन के बेगुनाह लोगों का खून बहाने के लिए यहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, तो जाहिर है मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता था। अपनी दिफा का हक तो सबको है। अगर मैंने अपने आप को और अपने मुल्क को तुम लोगों की दहशतगर्दी से बचाने के लिए यहाँ कोई छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की है तो कोई गुनाह नहीं किया, और मुझे खुशी है कि मैं अब तक अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। और तुम ये भी जान चुकी हो कि डर खौफ जैसे अल्फाज मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। एक बात तो तुमने अब तक नहीं सोची, बेला ने कहा। पहली बात तो ये है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो अपने मुल्क में सजा से नहीं बच सकोगे। तुम खुद ही यहाँ बता चुके हो कि वहाँ तुम्हारे हाथों कई कत्ल हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत से संगीन जराइम में मुलव्वस हो। पाकिस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। पकड़े गए तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया तो फांसी का फंदा खुद अपने गले में डालूंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तुम अब तक ये मत कहना कि मैं पाकिस्तान का ख्याल देन से निकाल कर तुम्हारी कोई पेशकश कबूल कर लूं, या मुझे कोई जागीर अलाट कर दी जाएगी। राजा इंदर की तरह मेरे चारों तरफ हसीन और जवान लड़कियों के जुर्मट होंगे और मैं जिंदगी भर यहाँ ऐश करूंगा। नहीं, बेला ने नफी में सारी लाया। मेरे देश के कई बेगुनाह तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। अपने हम वतनों के कातिल को माफ नहीं किया जा सकता। अब अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, रत्ना ने मुदाखलत करते हुए कहा। अब तुम शराफत से वो सूटकेस हमारे हवाले कर दो ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। तुम लोगों के लिए निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। बेला मुस्कुराई। रत्ना कुछ कहना ही चाहती थी कि बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और फिर बेला की तरफ रुक करके बरहम लहजे में बोली, तुम्हारी मुलाजमा चाय लेकर आ रही है, उस पर यह जाहिर ना हो कि हमने तुम्हें गन पॉइंट पर ले रखा है। वो पिस्तौल को चुनरी में छुपाए हुए फिर गोया हुई। मेरी उंगली पिस्तौल के ट्रैगर पर है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की या मुलाजमा को कोई इशारा करने की कोशिश की तो मैं ट्रैगर दबा दूंगी। मैंने भी पिस्तौल पतलून की जेब में डाल लिया, लेकिन उंगली ट्रैगर पर ही रखी। बेला जैसी औरत से किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। रत्ना एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी और उसने मुस्कुराते हुए बेला से बातचीत शुरू कर दी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बेला से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती हो। मुलाजमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगी। मेरी नजरें बेला पर मरकूज थी। रत्ना ने साइड टेबल पर रखी हुई चीजें एक तरफ हटा दी। ट्रे यहीं रख दो बुआ, उसने मुलाजमा की तरफ देखते हुए कहा। मुलाजमा ने ट्रे साइड टेबल पर रखकर एक बार फिर बेला की तरफ देखा। बेला अब भी गर्दन सहला रही थी। पिस्तौल की ज़रब लगने से गर्दन की जिल्द उस जगह से सुर्ख हो गई थी। एक गिलास पानी भी पिला दो बुआ, मैंने मुलाजमा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे पानी की तलब नहीं थी, लेकिन मैं उस औरत को जल्द से जल्द कमरे से निकालना चाहता था। मुलाजमा कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी दरवाजे के करीब होकर खड़ा हो गया। सिर्फ 2 मिनट बाद ही मुलाजमा पानी लेकर आ गई। मैंने उसके हाथ से गिलास ले लिया। सॉफ्ट पानी पीकर गिलास उसके हाथ में थमा दिया। मुलाजमा वहीं से वापस चली गई। मैंने फिर जेब से पिस्तौल निकाल लिया। जब तक मुलाजमा कमरे में रही मैंने बेला पर गहरी निगाह रखी थी ताकि वो बुआ को कोई इशारा न कर सके, लेकिन मेरा ख्याल था कि उस बुढ़िया को किसी किस्म का शुबा हो गया था। उसकी आंखों की उलझन से मैंने कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया था। अगर उस बुढ़िया को वाकई किसी किस्म का शुबा हो गया था तो वो फोन पर किसी और को खबरदार कर सकती थी। उसने पिस्तौल वाला हाथ चुनरी के अंदर से निकाल लिया। मैं बेला की तरफ देखता हुआ दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बेला की आंखों में भी उलझन तैर गई। दरवाजे से निकलकर मैंने राहदारी में इधर उधर झांका और फिर दबे कदमों हाल की तरफ चलने लगा। हाल कमरे में कोई नहीं था। सामने वाले कमरे का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर बत्ती जल रही थी। अंदर किसी का साया देखकर मैं तेजी से उस तरफ लपका और खुले हुए दरवाजे की ओर से झांक कर अंदर देखने लगा, और उसके साथ ही मेरी कनपटियां सुलग उठी। वो दीवार की साकड़ में टेलीफोन का प्लग लगाकर मुड़ रही थी। टेलीफोन सेट उसके हाथ में था। मेरा ख्याल है वो हाल कमरे वाला टेलीफोन सेट निकालकर कमरे में ले आई थी। वो यहाँ से फोन करना चाहती थी ताकि हाल कमरे से उसकी आवाज न सुनी जा सके। उसने कुर्सी पर बैठकर टेलीफोन सामने रख लिया और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने के लिए डायल पर उंगली रखी थी कि मैंने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया उछल पड़ी। फोन का रिसीवर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसके साथ ही उसके हल्क से खौफनाक चीख निकल गई। खामोश, मैंने पिस्तौल की नाल ऊंटों पर रख कर कहा। मुझे पहले ही तुम पर शुबा हो गया था। अच्छा ही हुआ मैं मालूम करने के लिए इस तरफ आ गया। अगर मुझे ख्याल ना आता तो तुम तो अपना काम कर गुजरी होती। किसको फोन कर रही थी? तो तुम लोग जो कोई भी हो बेला देवी के दोस्त नहीं हो सकते, वो अकलाते हुए बोली। अगर दोस्त होते तो बेला के चेहरे पर इस तरह हवाइयां ना उड़ रही होती। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने कहा। हम वाकई बेला के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त। और तुम जानती हो कि जब ये दोस्ती पुरानी हो जाती है तो बेतुकल्फी इतनी बढ़ जाती है कि मजाक ही मजाक में हाथापाई भी होने लगती है। बेला से भी हमारी कुछ ऐसी दोस्ती है। इस वक्त बेला से मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था और बेला के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर तुम समझी कि हम उसके दुश्मन हैं और तुम शायद पुलिस को इतला देने जा रही थी। हाँ, तुम लोग बेला के दोस्त हरगिज नहीं हो सकते, मुलाजमा ने कहा। तो ठीक है, आओ
तुम भी उस कमरे में चलो ताकि बेला से जो भी बातें हो तुम्हारे सामने हो और तुम भी समझ लो कि हमारी दोस्ती या दुश्मनी की नोयत क्या है। मैंने उसे पिस्तौल से इशारा किया। बुढ़िया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही। मैं चलने में उसे देखता रहा, फिर एकदम चीख उठा, चलो उठो अपनी जगह से। वो एक बार फिर उछल पड़ी। उसका चेहरा खौफ से एकदम पीला पड़ गया। इस मर्तबा वो अपनी जगह से हट गई। आगे बढ़ने लगी तो बदहवासी से एक कुर्सी से टकरा गई। वो खुद भी गिरते गिरते बची थी। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया और खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो अब भी खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं भी हाल के वश में पहुंचा था कि रत्ना की चीख सुनकर उछल पड़ा। मुझे समझने में देर न लगी कि बेला का कोई दावत चल गया था। बेला नायत मक्कार औरत थी, उसे निमटना कोई आसान काम नहीं था। मैं बुढ़िया को घसीटता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। दरवाजे के सामने पहुंचते ही मुझे सूरतेहाल की संगीनी का अंदाजा हो गया। बेला और रत्ना बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थी। दोनों की गिरफ्त पिस्तौल पर थी और दोनों एक दूसरे से पिस्तौल छीनने की कोशिश में थी। मेरे लिए सूरतेहाल ज्यादा संगीन इसलिए भी थी कि पिस्तौल पर बेला की गिरफ्त ज्यादा मजबूत थी और उसकी एक उंगली भी ट्रैगर पर थी। पिस्तौल की नाल का रुख आहिस्ता आहिस्ता रत्ना की तरफ मुड़ रहा था। बेला नीचे थी और रत्ना ऊपर। बेला ने मुझे दरवाजे में दाखिल होते देख लिया। उस वक्त रत्ना ने उसके हाथ को जोरदार झटका दिया। पिस्तौल का रुख मेरी तरफ हो गया। बेला ने ट्रैगर दबा दिया। झटका लगने से उंगली के दबाव से ट्रैगर दब गया। उसके साथ ही कमरा एक नुस्वानी चीख से गूंज उठा। मैं जल्दी से मुड़ा। मेरे साथ खड़ी मुलाजमा के बाएं गाल से खून की धार बह रही थी। बेला के पिस्तौल से निकली हुई गोली उसके चेहरे पर लगी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो लहराती हुई धड़ाम से नीचे गिरी। उसके साथ ही मैं उछलकर एक तरफ हट गया। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो दूसरी गोली मेरा भेजा उड़ा देती। मैंने पलंग पर छलांग लगा दी और पिस्तौल के दस्ते से बेला के कंधे पर जोरदार जरब लगाई। बेला चीख उठी, लेकिन उसने पिस्तौल पर गिरफ्त नहीं छोड़ी। मैंने दूसरी तरफ लगाई। इस मर्तबा बेला की मुट्ठी ढीली हो गई और रत्ना ने एक झटके से उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। कंधे की हड्डी पर लगने वाली जरबें खासी जोरदार थी। बेला की मुजाहमत खत्म हो गई। रत्ना उसे छोड़कर उठ गई और उस पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। इसी दौरान मैंने कोई मुदाखलत नहीं की थी। बेला रत्ना की ठोकरों से पलंग से नीचे गिर गई। रत्ना ने भी पलंग से छलांग लगा दी और एक बार फिर उस पर ठोकरें बरसाने लगी। आखिर में बेला को बालों से पकड़कर खींचने लगी। रत्ना पर जुनून तारी हो चुका था और मुझे अंदेशा था कि वो उसे गोली ना मार दे। बेला की मौत के बाद हमारा यहाँ आने का मकसद भी खत्म हो जाता। इस कमरे में 2 गोलियां चली थी और मुझे शुबा था कि अगर फायरिंग की आवाज बाहर सुन ली गई होगी तो कोई गड़बड़ हो सकती थी। हो सकता है कोई फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर दे। वैसे भी इस वक्त अभी 11 बजे नहीं थे। यह ऐसा वक्त था कि बेला के किसी मेहमान या किसी मातहत के आने की तवक्को की जा सकती थी। बेला कुछ देर तक कालीन पर पड़ी अपनी चोटें सहलाती रही। फिर रत्ना ने उसे एक और ठोकर मार दी। वो उठकर खड़ी हो गई। उसके सर के बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बिखर गए और उसने सर को दोनों हाथों में थाम रखा था। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, रत्ना के दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेगी। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम नहीं मानी। रत्ना को अकेले पाकर तुमने यकीनन कोई ऐसी हरकत की होगी। हरकत? ये देखो, रत्ना चीखी। इस कुतिया ने मेरे ऊपर गर्म गर्म चाय फेंक दी थी और मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। सीने और पेट पर से उसकी कमीज तर थी। वो बार बार कमीज को चुटकी से पकड़कर जिस्म से हटा रही थी। उसके चेहरे पे कर्ब के आसार भी थे। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा। बेहतर है कि तुम सूटकेस हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। बसूरत दीगर तुम्हारी इस मुलाजमा के साथ तुम्हारी भी लाश नजर आएगी। वो सूटकेस मेरे पास नहीं है, बेला ने जवाब दिया। वो माल तुम लोगों ने पंडित बैरू के बंगले से हासिल किया था और वो मंदिरों का लूटा हुआ माल था जो मैंने सरकारी खजाने में जमा करा दिया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कोई हरकत करता, रत्ना ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेला के मुंह से चीख निकल गई। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि वो घूम कर रह गई। सूटकेस हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें भी सरकारी खजाने में जमा करा दूंगी। मैं सच कहती हूँ। बेला ने रत्ना की बात काट दी। बेला, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मानता हूँ कि तुम बहुत हौसलामंद और बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौके पर जिद करना बहादुरी नहीं, इसे आत्महत्या कहते हैं। तुम देख रही हो कि रत्ना पर इस वक्त जुनून तारी है। तुम अपनी जिद छोड़ दो, अपनी खाल बचाओ और सूटकेस हमारे हवाले कर दो। मैं सच कहती हूँ, वो सूटकेस मैंने इस मर्तबा मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मेरे हल्क से गुर्राहट निकली। तुम शायद ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती हो ताकि अगर बाहर किसी ने फायर की आवाज सुनी हो तो वो पुलिस को इतला कर दे या तुम्हारा कोई जानने वाला इस तरफ आ निकले। लेकिन तुम भूल गई हो कि मैं भी खतरात का आदी हो चुका हूँ और ये भी जानती हूँ कि मौत ने कई मर्तबा मुझे घेरा है, लेकिन मैं हर मर्तबा मौत के इशार से निकल गया। मुझे अब भी कोई डर खौफ नहीं रहा। तुमने मुझे कहाँ घेरने की कोशिश नहीं की, मगर अब तक तुम्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। मुकराना में तुम कितने जतन कर चुकी हो, क्या मिला तुम्हें? अब भी एक लाश तुम्हारे सामने पड़ी है और यकीन करो मेरी लाश देखने की तुम्हें हसरत ही रहेगी। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे अपने ही गद्दार तुम्हें बना देते रहे हैं, बेला ने कहा।
अगर मुकराना में रोशन लाल और एसीपी सुतेश मेहता तुम्हें पनाह ना देते तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हर मर्तबा तुम ऐन वक्त पर बच निकलते रहे हो, मगर मुकराना में ब्लैक कैट कमांडो की हलाकत के बाद तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम लोग हिल स्टेशन पर रोशन लाल के बंगले को आग लगाकर जिस कार पर फरार हुए थे वो अगले ही रोज यहाँ पुलिस को मिल गई थी, और इस मर्तबा इस शहर की इस तरह नाकाबंदी की गई कि बिल्ली का बच्चा भी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता, और शहर में भी खुफिया तौर पर तुम लोगों को तलाश किया जा रहा है। इस मर्तबा तुम लोगों के बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दें। मैंने उसकी बात काट दी। वैसे ये बात तुमने ठीक ही कही कि तुम्हारे ही गद्दार हमें पनाह देते हैं। जब तुम्हारी पुलिस फोर्स में सुतेश मेहता जैसे लोग होंगे तो हम जैसे लोगों को भी रास्ते मिलते रहेंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि अपनी जिद छोड़ दो और वो सूटकेस हमारे हवाले कर दो। बसूरत दीगर मैं तुम्हें रत्ना के हवाले कर दूंगा और खुद यहाँ बैठकर तमाशा देखता रहूंगा। रत्ना के हाथ तुम देख चुकी हो, ये पंजाब की जट्टी है, खालिस देसी घी और मक्खन मलाई की पली हुई, इसके अंदर तुमसे ज्यादा ताकत है। ठीक है, बेला गहरा सांस लेते हुए बोली, मैं वो सूटकेस तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इस खौफ से नहीं कि इस वक्त मेरी जान खतरे में है, बल्कि इसलिए कि तुम लोग वो सूटकेस लेकर इस शहर से बाहर नहीं जा सकोगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब जरा जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, सूटकेस यहाँ नहीं है। बेला ने कहा, तो चलो, मैंने इशारा किया। बेला ने इस वक्त शबे ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। औरतें आमतौर पर रात को सोते वक्त नाइटी या मैक्सी किस्म का लिबास पहनना पसंद करती हैं, मगर बेला ने मर्दाना स्लीपिंग सूट पहन रखा था। हम उस कमरे से निकल आए। मैंने बेला को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। रत्ना भी खासी मोहतात थी। हम उस कमरे से निकलकर एक और कमरे में आ गए। ये कमरा लाइब्रेरी के तौर पर आरास्ता था। एक तरफ राइटिंग टेबल भी रखी हुई थी। शेल्फ में सजी हुई किताबें देखकर मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बेला के ज़ौक़े अदना की दाद देना पड़ी थी। दुनिया भर के नामवर अदीबों की किताबें जमा थी इस लाइब्रेरी में। मुझे शायरी या अदब से किसी किस्म का लगाव नहीं था। जब लाहौर में था तो कभी वक्त गुजारने के लिए लाइब्रेरी से इब्ने सफ़ी या किसी और मुसन्नफ की कोई जासूसी की किताब ले आता था, लेकिन बेला की इस लाइब्रेरी में बाज़ पाकिस्तानी अदीबों और शायरों की किताबें देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। एक पूरा शेल्फ अल्लामा इकबाल की किताबों से भरा हुआ था। इन किताबों को देखकर अंदाजा होता है कि तुम्हें पाकिस्तानी अदीब और शायर पसंद है, जबकि पाकिस्तान से तुम्हें शदीद नफरत है। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, अदीब, शायर या फनकार किसी भी मुल्क का हो चाहे जाने के काबिल होता है। ये सरहदों की कैद से आजाद होते हैं और फिर फन तो फन होता है, किसी भी मुल्क का हो। मैंने बहस छेड़ने के लिए बात नहीं की थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, सूटकेस निकालो, कहाँ रखा है? बेला दाईं तरफ वाली दीवार के करीब खड़ी हो गई। एक शेल्फ में किताबों के साथ काली देवी की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। काली की जबान बाहर को निकली हुई थी और आंखें बिंची हुई थी, जैसे किसी अजियत में मुबतला हो। बेला ने मूर्ति को पकड़कर घुमाया। उसके साथ ही वो रैक आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से घूमने लगा। उस रैक के पीछे दीवार में अलमारी की तरह खला था। बेला ने झुककर जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैंने उसे रोक दिया। बस, अब तुम पीछे हट जाओ। बेला ने घूर कर मेरी तरफ देखा। बहुत चालाक हो। वो बड़बड़ाती हुई एक कदम पीछे हट गई। मैं उस खला के करीब पहुंच गया। बेला के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर मजीद खोल दिया। औरत होने के नाते ये उसका सबसे खतरनाक हरबा था। कोई और मौका होता तो यकीनन मेरी राल टपक पड़ती, लेकिन इस वक्त बेला की इस किस्म की किसी दावत से फायदा उठाने का सोचना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गया। रत्ना ने उसकी ये हरकत नहीं देखी थी। अगर देख लेती तो शायद बेला को इसका कुछ मजा छिखाने की कोशिश भी करती। मैं रह कटने से नमूदार होने वाली दीवार के खला की तरफ मुतवज्जो हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें चमक उठी। खला ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें वो सूटकेस रखा हुआ था और उसके साथ ही 2 राइफलें, चंद हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 2 रिवाल्वर और एक तलवार भी रखी हुई थी। तो इसलिए तुम सूटकेस खुद निकालना चाहती थी? मैंने मुड़कर मुस्कुराते हुए बेला की तरफ देखा। और तुम बहुत चालाक साबित हुए। बेला भी मुस्कुराती। मैं शायद तुम्हारी नस नस से वाकिफ हो चुका हूँ। मैंने कहा, कोई और होता तो शायद तुम्हारी इस फ्रेम में आ जाता। मैंने सूटकेस निकाल लिया और दूसरे हाथ से रैक को घुमा दिया। खटकी हल्की सी आवाज उभरी और रैक अपनी जगह पर फिट हो गया। चलो अब उस कमरे में वापस चलो, मैंने इशारा किया। मैं आगे था, मेरे पीछे बेला और उसके पीछे रत्ना। मैं सूटकेस उठाए दरवाजे से निकल चुका था। बेला ने अचानक ही पलटकर रत्ना पर हमला कर दिया। उसके पैर की ठोकर रत्ना के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल तो रत्ना के हाथ से नहीं निकला, लेकिन वो इस अचानक हमले से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो संभल सकती, बेला ने उसके हाथ पर एक और ठोकर मार दी। इस मर्तबा पिस्तौल रत्ना के हाथ से निकल गया। बेला उस पर झपट पड़ी। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से उसकी टांग में टांग फंसा दी। बेला लड़खड़ाती हुई मुंह के बल गिरी। कालीन पर पड़ा हुआ पिस्तौल उसके हाथ से चंद इंच दूर था। वह सूटकेस फेंक कर बड़ी तेजी से बेला की तरफ लपका। इससे पहले कि बेला पिस्तौल पर हाथ डाल सकती, मैं उसके ऊपर गिरा और उसे बालों से पकड़कर जोरदार झटका देते हुए पीछे खींच लिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल सकी। मैंने बेला को पकड़कर उठा दिया और दोनों हाथ पुश्त की तरफ से उसकी बगलों में डालकर उसकी गर्दन पर उंगलियों में उंगलियां फंसा दी।
मैंने बेला को पकड़कर उठा दिया और दोनों हाथ पुष्ट की तरफ से उसकी बगलों में डालकर उसकी गर्दन पर उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। बेला पहले तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। जोर आजमाई की सूरत में उसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। तुम बाज नहीं आओगी, मैंने घुराते हुए कहा। मेरे हाथों का जरा सा झटका तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। अब अगर मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हो सका, रत्ना ने उस पर गुंसों की बारिश शुरू कर दी। बेला चीखती रही। वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में थी, अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं कर सकती थी। बस करो अब रत्ना, मैंने कहा। तुम वो सूटकेस उठाओ, मैं इसे लेकर दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। रत्ना हांफ गई थी। वो चलने में गहरे गहरे सांस लेती रही। फिर उसने पहले अपना पिस्तौल उठाया और बाहर आकर सूटकेस उठा लिया। मैं उल्टे कदमों बेला को घसीटता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। बेला को पलंग पर फेंक दिया। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने बेला को घूरते हुए कहा। अब अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। जब भी मौका मिलेगा इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करूंगी, बेला ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा।